एक जेल के कमरा नंबर 1138 में एक युवक बड़ा ही मुरझाया हुआ बैठा हुआ है। उस युवक का नाम होता है सुबोध। सुबोध जिसकी फांसी की सजा मुकर्रर हो चुकी है, वही सुबोध बड़ी ही बेतहासा स्थिति में अपनी जेल में, अपनी बैरक में बैठा हुआ है। उसकी चेहरे पर चिंता के भाव साफ देखे जा सकते हैं। वह एक दिन जब जेलर साहब उससे मिलने के लिए आए तो उससे कहने लगे कि तुम्हारी फांसी होने में अभी थोड़े से ही दिन शेष हैं, यानी कि करीब 5 दिन। भारत की न्याय व्यवस्था के अनुसार तुम्हें एक मौका दिया जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरी करने का। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है जिसको हम सभी लोग पूरा कर सकें? तो यहाँ पर सुबोध जेलर साहब से कहता है कि उसकी अंतिम इच्छा सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात एक कमरे में अकेले गुजारना चाहता है। इस बात को सुनकर जेलर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि 20 साल के कैरियर में जब से वो जेलर बने हैं, उन्होंने किसी भी कैदी की इस प्रकार से कोई भी बात नहीं सुनी है। वो जब ये बात सुनते हैं तो बिल्कुल वो सोचते हैं कि आखिर यह कैदी क्या करना चाहता है। फांसी होने वाले कैदी की अंतिम इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। उसी प्रकार से अब जेलर साहब उससे कह देते हैं कि तुम्हारी यह अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। सुबोध को फांसी क्यों हो रही थी? आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था? और जो उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करी, उस अंतिम इच्छा को सुनकर उस जेल में जिस भी कैदी ने या सिपाही ने या किसी अधिकारी ने जब उसकी अंतिम इच्छा सुनी तो सभी लोग हैरान थे कि भाई कोई भी कैदी इस प्रकार की इच्छा कभी भी जाहिर नहीं करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। आखिर सुबोध ने ऐसा क्यों किया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबोध उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर अलीगढ़ की उस जेल में बंद हैं। उनका जो कमरा नंबर है वो 1138 है और उस कमरे में वो बंद सुबोध बस अपनी छत को, गेट को निहारता रहता है कि उसको कोई मौका मिल जाए कि वह अपने आप को सही या गलत साबित कर सके। आखिर सुबोध किस वजह से जेल के अंदर पहुंचा है और उसको क्यों फांसी की सजा हुई है? दोस्तों, सुबोध और प्रमोद नाम के दो मित्र होते हैं। वो एक कंपनी में काम किया करते हैं और उनकी अच्छी सैलरी भी होती है। और जिस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, अक्सर उनकी दोस्ती को देखकर और लोग भी अक्सर चिढ़ते हैं कि भाई इनकी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है, एक दूसरे के बिना तो ये कहीं रहते भी नहीं है। आना जाना, खाना पीना सब कुछ इनके एक साथ ही होता है। दोस्तों, इसी बीच उस कंपनी में एक नौजवान लड़की की एंट्री होती है। वह लड़की जिसका नाम वंदना होता है, वह वंदना बड़ी ही हंसमुख स्वभाव की लड़की है, बड़ी ही प्यारी और सुंदर दिखने वाली लड़की है। कंपनी का हर कोई कर्मी उस लड़की से मित्रता करना चाहती है, लेकिन जो लड़की वंदना है वह मित्रता करती है उस सुबोध नाम के लड़के से। सुबोध जो दिखने में हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, बेहद सुंदर और बहुत ही अच्छे सलीके से बात करने वाला लड़का होता है। दोस्तों, कुछ दिन बीतते हैं, वंदना और सुबोध की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब तो उनका साथ में उठना बैठना, साथ में खाना खाना, कभी सुबोध अपना टिफिन लेकर आता तो वंदना उनके साथ भोजन करती और कभी वंदना अपने साथ टिफिन लेकर आती तो उसमें सुबोध भोजन करता। सुबोध और वंदना की बढ़ती हुई नज़दीकियों को देखकर अब उनका जो परम मित्र है जिसका नाम प्रमोद है, वह अक्सर चिढ़ा करता था। वह अक्सर सुबोध से कहता कि भाई मेरी भी दोस्ती करा दो तुम्हारी दोस्त वंदना से। वंदना जो कि
प्रमोद को ज्यादा भाव नहीं देती थी। वंदना के इस प्रकार के बर्ताव से प्रमोद हमेशा नाखुश रहता था और वह अपने दोस्त से कहता रहता कि यार मेरी अच्छी सी दोस्ती करा दो इस वंदना से। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और उस गर्लफ्रेंड की वह अपने दोस्त से दोस्ती करा दे। हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बस अपनी ही बनाकर रखना चाहता है, लेकिन प्रमोद दिल ही दिल उस लड़की वंदना को चाहने लगता है। दोस्तों, फिर क्या था, अब प्रमोद अपनी बारी का इंतजार करता और सोचता रहता कि वो कब कैसे किस रूप में उस वंदना नाम की लड़की को हत्या ले और फिर उसके साथ वो करना चाहे जो उसका मन चाहता है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक बार जब दोनों दोस्त बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, उसी समय वंदना आती है। वंदना उन दोनों से कहती है, वंदना यहाँ पर सुबोध से कहती है कि तुम जिस क्वार्टर में रहते हो मैं तुम्हारे क्वार्टर में आना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कैसे रहते हो, किस प्रकार से तुम्हारा रहन सहन है, खाना पीना है। एक दिन तो मुझे भी आने का मौका अवश्य दो। सुबोध कहता है, क्यों नहीं, तुम जरूर आ सकती हो और तुम आने की और पूछने की तुम्हें जरूरत ही क्या है। तुम अब आना, कल शाम को तुम आना और फिर हम सभी लोग रात को अच्छा सा डिनर करते हैं। दोस्तों, अब अगले दिन जैसे कि सुबोध और वंदना मिलने वाले थे, इस बात की पूरी खबर होती है उस दोस्त प्रमोद को। प्रमोद पूरी बात को जानता है। प्रमोद किसी काम से उस सुबोध को कंपनी में अटका देता है, यानी कि लेट करा देता है और सुबोध की जगह पर वह खुद उस कमरे पर पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां पर वंदना भी आ जाती है कुछ देर बाद। वंदना के आने पर प्रमोद उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वंदना उससे बार बार मना करती है कि प्रमोद, मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी है। दोस्तों, इस प्रकार के उत्तर को सुनकर प्रमोद अब तैस में आ जाता है और इसी गुस्से के कारण वह अब वंदना के ऊपर चढ़ बैठता है, यानी कि वह वंदना से लड़ने लगता है और अब वंदना के मुंह को दबाते हुए अपनी मन की इच्छा को पूरी करता है, यानी कि वह वंदना नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के दौरान जब वंदना बहुत ज़्यादा उससे लड़ती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उससे बच निकलने की, उसी प्रभाव में अब प्रमोद वंदना के गले को बहुत जोर से दबा देता है और दोस्तों, देखते देखते वंदना की सांसें कब बंद हो गई खुद प्रमोद को पता नहीं चलता है। दोस्तों, वह कमरा तो था सुबोध का और वहां पर प्रमोद उस लड़की वंदना की हत्या कर चुका था। दोस्तों, अब प्रमोद बहुत ज्यादा डर जाता है। वह जैसे तैसे उस वंदना को उस कमरे में चादर में लपेटकर उस बेड पर लेटा हुआ छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रमोद फरार होते हुए एक और बड़ा कदम उठाता है। वह कदम ऐसा होता है कि प्रमोद पुलिस के पास फोन करता है और कहता है कि सुबोध ने वंदना नाम की लड़की की हत्या कर दी है। हत्या करने से पहले उसने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। दोस्तों, पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है, पुलिस तुरंत अब सुबोध के उस कमरे पर पहुंचती है जिसका एड्रेस प्रमोद पहले ही पुलिस को दे चुका होता है। दोस्तों, इतने में ही सुबोध बड़ी जल्दी में होता है और वह भी अपने कमरे पर लौट आता है। वह कमरे पर जैसे ही लौट कर आता है, वहां पर वह पाता है कि यहाँ पर तो पुलिस आई हुई है। दोस्तों, पुलिस अब सुबोध को देखते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम सुबोध है, तो सुबोध हामी में सर हिलाता है और दोस्तों, पुलिस अब हाथों हाथ उस सुबोध के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए सुबोध को वंदना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और सीधी जेल लेकर चली जाती है। दोस्तों, जैसा कि यह जो हत्याकांड हुआ है, इसके बारे में सामाजिक राजनीतिक दलों को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है, सभी लोग उस लड़की के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और उन सभी की निगाह में अब जो हत्या आरोपी है वह सुबोध ही होता है और सभी दल अब मिलकर एक मांग करते हैं। यह मांग होती है
उस सुबोध नाम के शख्स को फांसी दिलवाने की। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकल रहे हैं और इसी कैंडल मार्च के दौरान सभी लोगों के हाथों में तख्तियां हैं कि अब सुबोध को फांसी दे दी जाए, इसमें बिल्कुल भी देरी ना हो। दोस्तों, जैसा कि उस समय उस कमरे में जो भी सबूत मौजूद थे, वह कमरा भी सुबोध का होता है और वह महिला मित्र भी सुबोध की ही होती है। तो इसी प्रकार से अब सुबोध पर सारे आरोप सुनिश्चित हो जाते हैं और अब सुबोध को फांसी होना बिल्कुल तय होता है। कानून अदालत में अब सुनवाइयां चल रही होती हैं और उसी सुनवाई के दौरान अब सुबोध को फांसी मुकर्रर हो जाती है। अब उसको एक निश्चित समय मिल जाता है कि 20 तारीख को सुबोध को फांसी होनी ही है। फांसी होने से पूर्व उस कैदी से उसकी अंतिम इच्छा जब पूछी जाती है जेलर द्वारा, तो जेलर उसको बताते हैं कि भाई, तुम्हें तुम्हारी जो अंतिम इच्छा है वह बता दो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। और दोस्तों, सुबोध को जैसे पूछा गया था, सुबोध भी अपनी अंतिम इच्छा बता देता है और कह देता है कि वह अपनी पत्नी से एक रात के लिए अकेले में मिलना चाहता है। जेलर ने जैसे ही वचन दिया था, उसी प्रकार से जेलर अब उस अंतिम इच्छा को पूरी करने में जुट जाते हैं। उस जेल के अंदर मौजूद उस कमरे को बड़े अच्छे ढंग से सजाया जाता है, जिस कमरे में उस सुबोध की उसकी पत्नी से मुलाकात कराई जानी थी। दोस्तों, सुबोध की पत्नी के पास जब ये सूचना जाती है तो सुबोध की पत्नी भी यह सोच रही होती है कि आखिर सुबोध मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन सुबोध की अंतिम इच्छा को जानकर अब सुबोध की पत्नी तो कहती हैं कि भले ही उन्होंने बुरा कर्म किया है, लेकिन मैं असलियत में तो उनकी पत्नी ही हूँ और मुझे अवश्य उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। सुबोध की पत्नी भी अब इस बात को, इस आग्रह को मान लेती हैं और अब तय समय के अनुसार वह शाम के वक्त उस जेल पर पहुंच जाती है जहां पर उसके पति सुबोध से अंतिम मुलाकात होनी थी। दोस्तों, जैसे ही वो पति पत्नी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, सुबोध बहुत बुरी तरह से बिलख पड़ता है। सुबोध को रोता देख उसकी पत्नी बहुत जोर से रोने लगती है और दोनों के इस प्रकार के रुदन को देखकर वहां पर मौजूद हर कैदी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, अब रात्रि का जो समय होता है, जैसा कि सुबोध के लिए कहा गया है, उनको उनकी पत्नी से मिलने का समय अवश्य दिया जाता है। अब वो दोनों जब उस कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं, यहाँ पर जेलर ने पहले ही उस कमरे के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया था और उस वॉइस रिकॉर्डर की सारी आवाज़ अब जेलर की जो ऑफिस है वहाँ पर सुनाई दे रही थी। सुबोध की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी भी उस कमरे के बाहर गेट पर मौजूद किए गए थे कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ से सुबोध कहीं लापता ना हो जाए। दोस्तों, इस पूरी बात को जानते हुए अब वह रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और दोस्तों, अब यहाँ पर पति पत्नियों की दोनों की वह अंतिम रात किस प्रकार से कट रही है, उसके बारे में अब दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। और यहाँ पर सुबोध अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम भले ही मुझे दोषी समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम जो सत्य है वह बताना चाहता हूँ कि मैं इस आरोप का मुख्य आरोपी नहीं हूँ। इस पूरे आरोप का मुख्य जो आरोपी है वह मेरा ही दोस्त प्रमोद है। यह सारे काम किए गए प्रमोद के हैं, लेकिन इस पूरी घटना में जितने भी साक्ष्य सबूत मौजूद हैं वो सभी मेरे खिलाफ हैं। वह मेरा ही कमरा था और उसमें जो मौजूद थी वह वंदना, जो कि मेरी एक महिला मित्र थी, जो कि मेरे साथ ही उस कंपनी में काम किया करती थी, वही वहाँ पर मौजूद थी। मेरा उसके साथ कोई भी इस प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने जैसा कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई। मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैं अपने 2 छोटे बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस पूरे मामले में 1 इंच भर भी दोषी नहीं हूँ।
इस पूरी घटनाक्रम का जो मुख्य दोषी है वह तो प्रमोद है। दोस्तों, यहाँ सुबोध की पत्नी सुबोध की इन बातों को सुनकर उनकी इस बात पर यकीन कर लेती है और कहती है कि अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अब सारे जो सबूत है वो तुम्हारे ही खिलाफ हैं। यहाँ पर सुबोध कहता है कि मेरे दिमाग में, मेरी आत्मा में सिर्फ यही अंतिम सत्य था, यही अंतिम सत्य मैंने तुम्हारे सामने कह दिया। अब मुझे मरने से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने जो अंतिम सत्य है वह तुम्हें बता ही दिया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जेलर साहब जब पूरी घटना को सुन रहे होते हैं तो उस सुबोध के उस रुदन को, उसकी पत्नी के उस रुदन को भी सुन रहे होते हैं और उनके उस रोने से अब जेलर साहब की आंखें भी नम हो जाती है। उस कमरे में मौजूद जितने लोग होते हैं सभी रोने लगते हैं। उस कमरे के बाहर मौजूद जो दो पुलिसकर्मी हैं वो भी रोने लगते हैं। और तो और जिसने भी इस पूरी घटना को सुना, उस जेल के अंदर जो भी कैदी या व्यक्ति मौजूद था, वे सभी लोग हैरान थे और रो रहे थे कि आखिर इस लड़के को बेगुनाह कैसे साबित किया जाए, आखिर ये लड़का तो बेगुनाह ही मारा जाएगा। दोस्तों, अब जो जेलर साहब हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आते हैं और वे अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। वो अब उस सुबोध के केस को दोबारा खुलवाते हैं और उसमें सही प्रकार से जांच करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमोद कैसे सामने आए? जेलर के कहने पर अब पुलिसकर्मी उस प्रमोद की जांच में जुड़ जाते हैं, उसको ढूंढ निकालते हैं एक पड़ोसी शहर में जहाँ पर प्रमोद छुप कर रह रहा होता है। वहाँ उस शहर में जाकर प्रमोद को जब लाया जाता है, पुलिस द्वारा रिमांड लिया जाता है, तब जाकर प्रमोद अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि उसने ही वह उस लड़की वंदना के साथ दुष्कर्म किया है और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी है। उस लड़की को मारने का असली दोषी तो वही है। दोस्तों, जेलर साहब के द्वारा उठाए गए इस कदम के अनुसार जब सही आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है तो अब प्रमोद को तो फांसी की सजा सुनाई गई है और अब वह जो सुबोध नाम का जो लड़का है जो कि अपनी पत्नी से अंतिम बार मिला था, उस सुबोध को अब बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही सुबोध अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उसकी पत्नी उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं कि मुझे भगवान पर और भारत की जो दंड प्रणाली है, कानून प्रणाली है, उस पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर किसी भी बेगुनाह की जान ऐसे ही नहीं चली जाएगी। यहाँ पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसीलिए दोस्त, कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ अच्छाई करी है तो उसको उसके द्वारा की गई अच्छाइयाँ के फल अवश्य मिलेंगे। आपको हमारी ये बताई जो सच्ची घटना है कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।